हरे कृष्णा। गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस रेसिपी वीडियो में हम देखेंगे 6 तरीके के बहुत ही आसान से प्रसादम जिन्हें आप गोवर्धन पूजा के लिए झटपट से बना सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। हमारे ठाकुर जी के भोग में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें चाट, तरह तरह की चटनी, पूड़ी, सब्जी, तरह तरह के वेरिएशंस हैं। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर मिठाई की रेसिपी शेयर करी हूँ। आगे आने वाले पार्ट 2 में मैं आपके साथ और भी अन्य रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर 56 भोगा में से ये 6 रेसिपीज आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप त्योहार की स्पेशल रेसिपीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार रेसिपीज को बनाना। आज की हमारी पहली रेसिपी है मावे के गुलाब जामुन। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए अब चीनी का जो मैंने यहाँ पर रेशियो लिया है वो इस कप से लिया है। वैसे आप चाहें तो इसे ग्राम्स में भी माप सकते हैं। 600 ग्राम जितनी चीनी लेनी है। 600 ग्राम सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन चाशनी भी हमें थोड़ी ज्यादा बनानी पड़ती है। एक 250 ml वाले कप के अंदर 200 ग्राम जितनी चीनी आ जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 कप भर करके चीनी डाली है और 3 कप जितना ही पानी डालेंगे। पानी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लिया है। एक कप मेरा 250 ml वाला है, तो वैसे देखा जाए तो आप 2.5 कप पानी भी डाल सकते हैं। 3 कप पानी मैंने डाल दिया इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए गुलाब जल। गुलाब जल डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि ये गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन में हल्का सा गुलाब का फ्लेवर रहता ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच इतना भर करके गुलाब जल ऐड कर दिया। अगर ये नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर सिंपल इलायची को खोल करके इसमें डाल दीजिए। इलायची का फ्लेवर भी गुलाब जामुन में अच्छा लगता है। चलिए अब हम इसे रखते हैं गैस पर उबलने के लिए। यहाँ पर हमें रखना है फ्लेम को बिल्कुल हाई, और हाई फ्लेम पर हमें इस चीनी को मेल्ट करना है। चीनी जब तक इसमें पूरी तरह से घुल नहीं जाती, बस इतनी देर हमें इस चाशनी को पकाना है। गुलाब जामुन की चाशनी बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि गुलाब जामुन की चाशनी को कभी ज्यादा पकाया नहीं जाता, यानी कि 1 या 2 तार का हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। सिर्फ चीनी के मेल्ट होने तक इसे पका लिया। अभी देखिए यहाँ पर चीनी बिल्कुल घुल चुकी है, लेकिन अभी इसमें कोई भी थिकनेस नहीं आई है। थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। चीनी के घुलने के बाद आधा 1 मिनट इस चाशनी को थोड़ा सा पकाएंगे, इतना जितने में जब आप इसे फिंगर पर इस तरीके से उठा कर देखें तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आपने यहाँ पर कोई ऑयल की ग्रीसिंग कर रखी है, मतलब हल्की चिकनाहट जैसी आपको महसूस हो। बस इतना ही देर हमें इस चाशनी को पकाना होता है। देखिए अभी इसमें कोई तार वगैरह कुछ नहीं बन रहा है। जब आपकी चाशनी इस तरीके से हो जाए, बस आप गैस के फ्लेम को बंद कर दिए, चाशनी को हम एक साइड रख लेंगे। आज हम गुलाब जामुन बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे मावे का। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम जितना मावा। ये मेरा घर का बना हुआ मावा है। 1.5 लीटर दूध से लगभग 250 ग्राम जितना मावा आसानी से निकल जाता है। मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क से इस मावे को बनाया है। इस मावे को हम ऐड करेंगे एक परात के अंदर। अब देखिए कुछ बातें जो आपको ध्यान रखिए अच्छे गुलाब जामुन के टेक्सचर के लिए। बाजारों में और जब शादियों में गुलाब जामुन बनाए जाते हैं तो अक्सर उसमें धाप का इस्तेमाल किया जाता है। धाप एक तरीके का मावा होता है जो कि एकदम व्हाइट कलर का होता है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। धाप से बनने वाला गुलाब जामुन बेहद रसीला और सॉफ्ट बन के तैयार होता है। धाप तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो मावा हमारे पास अवेलेबल है उसको हम एक बड़ी परात में ऐड कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस मावे को हमें अच्छी तरह से मथना है। मथना मतलब इसका जितना भी दाना है उसको हमें बिल्कुल से खत्म करना है। कैसे करेंगे ये काम, आप देखिए मैं इसको इस तरीके से मसल रही हूँ जैसे हम आटे को गूंथते हैं ना, सेम उसी तरीके से। अब आपको हथेली के इस भाग से अच्छी तरह से रगड़ते हुए इसको इस तरीके से चिकना करना है। जितना कोशिश कर सकते हैं आप उतना करने की कोशिश कीजिए। मावा अगर फ्रेश होता है तो ये काम काफी आसान हो जाता है। अगर मावा थोड़ा सा भी पुराना होगा तो ये काम में थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा लगने वाली है। अब देखिए मावे को मसलते समय अगर आपको जरा से भी डिफिकल्टी लगती है, यानी बहुत ज्यादा टाइट सा हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है दूध, नॉर्मल उबला हुआ दूध है। इसको हम 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच करके ऐड करते जाएंगे इस तरीके से, ताकि मावे का जो मथना है ना वो आसान हो जाए और ये आसानी से चिकना हो सके। यहाँ पर दूध कितना ऐड करना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मावा किस तरीके का है। अगर मावा ज्यादा ड्राई है तो उसमें 1 से 2 चम्मच दूध ज्यादा भी लग सकता है। मुझे इन टोटल यहाँ पर 5 चम्मच जितना दूध इस्तेमाल करके ये मावे को सॉफ्ट कर लिया। ये देखिए मावे को मथने में मुझे लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगा है। और ये देखिए मावे का टेक्सचर अब कुछ इस तरीके का हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका सारा दाना खत्म हो गया और एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, इस मावे को मथना। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। हमें इस मावे को देनी बढ़िया सी बाइंडिंग जिससे हम इसकी गुलाब जामुन बना सके। तो मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम जितना गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हमें 1 से 2 बार बिल्कुल बारीक वाली छन्नी से छानने के बाद ही यूज करना है। अगर मोटा आटा होगा तो उससे गुलाब जामुन का टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो इस टिप का आप ध्यान रखते हुए इस आटे को धीरे धीरे करते इसमें मिक्स करें। सारा आटा एक साथ नहीं डालना है
और जैसे जैसे आप इसमें आटा डालते जाएंगे इसको वापस से आपको उसी तरीके से मथना है, हथेली के इस भाग से रगड़ते हुए इसमें आटे को मिक्स करना है ताकि मावा और आटा एक साथ बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो सके। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएंगे, इसको इस तरीके से मथते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच जितना दूध और ऐड करके इसको इस तरीके से मथते जाइए और सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। देखिए हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच से भी आधा, मतलब 1/8 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा। बहुत ही थोड़ा सा डालना है, आप चाहे चुटकी से अंदाजा ले सकते हैं, 1 से 2 चुटकी जितना बस। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना जो आपके गुलाब जामुन है वो ऑयल में जाते ही फटने लगते हैं। तो बस बहुत ही हल्का सा इसमें सोडा लगाया जाता है और इस तरीके से डाल करके इसे भी हम अच्छी तरह से इसी आटे के साथ में मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए अभी भी हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेना है, जितना चिकना आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत अच्छी तरह से चिकना होगा ना तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल क्रैक फ्री बन के तैयार होंगे। तो बस मैं इसे अच्छी तरह से प्रेशर देते हुए अच्छी तरह से इसे मथ करके तैयार कर रही हूँ। इन टोटल मैंने यहाँ पर देखा जाए तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध का इस्तेमाल कर लिया है, जो मावे को सॉफ्ट करने और प्लस हमारा जो ये आटा है इसको लगाने में यूज़ हुआ है। अब हम हाथों पे हल्का सा घी लगाकर इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए एकदम सॉफ्ट आटा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। गुलाब जामुन का आटा इस तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा टाइट होगा तो आपके गुलाब जामुन बनाते समय काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आएंगे। चलिए हमारा ये आटा बनके तैयार है, इसको हम ढक्कन लगा करके रख देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से फर्म हो चुका है। अब हम इससे गुलाब जामुन बनाने शुरू करेंगे। तो जितने आटे के गुलाब जामुन आप बना रहे हो बस उतने को ही आप अनकवर छोड़ें, अदरवाइज आप इसे कवर करके रखिए वरना ये आटा जल्दी से सूखने लगता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने हाथ पर ले ली एक छोटी सी बॉल, यानी इतना बड़ा पोर्शन लिया और इसको इस तरीके से हाथों के बीच पहले प्रेशर देते हुए आपको इस तरीके से चिकना करना है। प्रेशर देने से क्या होगा, इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं रहेगा और एकदम सॉफ्ट ही गुलाब जामुन बनके तैयार होगा। ये देखिए अब आप देख सकते हैं जब मैं इसको घुमा रही हूँ तो बहुत ही आसानी से ये घूम जा रहा है, मतलब इसे एक शेप होल्ड कर रहा है और आप देखिए इसमें कोई भी क्रैक भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का आटा होना चाहिए। इसमें दूध की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें जो हमने गेहूं का आटा डाला है उससे इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग मिली है। अब यहाँ पर देखिए बिगिनर लेवल पर क्या प्रॉब्लम होती है। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको रोल कर रही हूँ। रोल होने के बाद इसमें कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं इसे हाथ पर या कहीं प्लेट पर रखूंगी तो ये वापस से चपटा हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें दूध की मात्रा ज्यादा हो चुकी है और आटा ज्यादा गीला हो चुका है। अगर आपका आटा इस तरीके का हो गया बेशक तेल में जाते ही फटने वाला है। तो आप 1-2 चम्मच इसमें गेहूं का आटा डाल करके इसको एडजस्ट कर लीजिए। आटा और मावा मिलके एक अच्छी बाइंडिंग दे, इस तरीके से हमें इसमें दूध को एडजस्ट करना होता है। ये देखिए हमारा एक बैच तो तैयार है, बाकी के बचे हुए आटे को ढक करके रख देंगे ताकि ड्राई नहीं हो। अब हमारा जो एक बैच रेडी है इसको हम फ्राई करने चलते हैं। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इस तलने के लिए देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। गुलाब जामुन तलते समय कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट ये कि गुलाब जामुन तलते समय ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बॉल डाली है, उसमें बहुत ही हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं, यानी कि ये टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। ऑयल कभी भी ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए वरना गुलाब जामुन ऊपर से तो डार्क कलर के हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं, तभी खाने में कच्चा टेस्ट आता है। दूसरा पॉइंट, जब आप इसमें गुलाब जामुन ऐड करेंगे तो कभी भी ज्यादा बड़ा बैच नहीं डालना है, इसके कारण भी गुलाब जामुन फटने लगते हैं। हम यहाँ पर देखिए मेरे पास छोटी कढ़ाई है जिसमें मैंने एक अभी गुलाब जामुन डाला है। के बाद जैसे इसमें हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे हम ऑयल को इस तरीके से करछी की मदद से हिलाएंगे। हमें गुलाब जामुन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, अगर इसमें करछी जरा से भी लग गई तो ये फट सकता है। तो बस आपको ऑयल हल्के हल्के से इसके ऊपर इस तरीके से डालते रहना है। कि देखिए अब गुलाब जामुन अच्छी तरह से फूल करके रेडी होने वाला है और देखिए इस पे बढ़िया सा गोल्डन कलर भी आना शुरू हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो ही रखा है। जब आपका गुलाब जामुन इस स्टेज पे आ जाए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं फटने वाला, तब आप चाहें तो 2 से 4 गुलाब जामुन और ऐड कर सकते हैं। मेरी कढ़ाई का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए मैं एक बार में 4 से 5 गुलाब जामुन को ही एक बैच में फ्राई करूंगी। अगर आपने बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और तेल ज्यादा है तो आप उसमें 6 से 7 गुलाब जामुन भी एक बार में फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 गुलाब जामुन मैंने ऐड कर दिए। इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर उसी तरीके से अपने साइज में बड़ा होने देंगे और उसके बाद इन पे बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें सेकना है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही आपको इन्हें बहुत हाई फ्लेम पे सेकना है। तो बस इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए इस पे बढ़िया गोल्डन कलर आने तक इसे सेक लेते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फूल करके तैयार हो चुके हैं और अभी इन पे थोड़ा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इन्हें हम थोड़ा देर और फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर और अब देखिए इनका कलर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इससे ज्यादा हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे और एक बैच को फ्राई करने में लगभग
लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगता है लो फ्लेम पर। ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें तैयार की हुई चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी में डालने से पहले चाशनी को हल्का सा गर्म कर लें। एकदम ठंडी चाशनी में इन्हें ना डालें, वरना ये अंदर तक रसीले नहीं बनेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी के गुलाब जामुन के बैच को भी थोड़े थोड़े बैचेस में कर करके फ्राई कर लेंगे। आपके गुलाब जामुन पे बिल्कुल इवन कलर आए, इसके लिए आप इस तरीके से ऑयल को हल्का हल्का सा हिलाते रहें, ताकि इनकी कुकिंग चारों तरफ से हो और कहीं पर से गुलाब जामुन डार्क और कहीं पर से लाइट कलर का ना हो। तो इसीलिए इन्हें कंटिन्यूअसली इस तरीके से हल्का सा ऑयल को हिलाते रहना जरूरी होता है। अगर आप गुलाब जामुन की जगह काला जाम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन्हें इस तरीके से फ्राई करना है, इन पे गोल्डन कलर आने तक। और जब इनका वैसा गोल्डन कलर आ जाए जैसा हमने गुलाब जामुन पे लाया था सेम, उसके बाद आपको गैस के फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तब हाई मीडियम के बीच रखते हुए इन पे बढ़िया कलर आने तक इन्हें इस तरीके से सेक लेना है। बहुत ज्यादा देर इन्हें नहीं पकाने में लगेगा। ये देखिए, जैसे ही आप फ्लेम को हाई करेंगे ना, फटाफट से इनका कलर एकदम चेंज होने लगेगा। और जब आपको ऐसा कलर दिख जाए जैसा परफेक्ट आपको ब्लैक और गोल्डन के बीच का जो कलर है, उसके बाद आप इन्हें तुरंत ऑयल से निकाल दीजिए। काला जाम का मतलब ये नहीं है कि आप लो फ्लेम पर इन्हें बहुत देर तक फ्राई करिए। ऐसा करने से इनके ऊपर की जो शेल होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी और जब उसे चाशनी में डिप करेंगे तो अंदर तक वो रसीला नहीं बन पाएगा। इसीलिए गुलाब जामुन और काला जाम में सिर्फ इतना सा अंतर रखा जाता है कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क करने के लिए इसको लास्ट में हाई फ्लेम पर हल्का सा पकाया जाता है। इन तैयार काले जाम को भी हम इसी चाशनी में डिप कर देंगे और इन्हें हमें 2-3 घंटे के लिए चाशनी के अंदर ही रहने देना है, ताकि अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब कर सके और एकदम फूल करके तैयार हो जाए। 3 घंटे बाद देखिए गुलाब जामुन अच्छी तरह से फूल करके रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। बेहद सॉफ्ट और रसीले गुलाब जामुन और काला जाम हमारे बनके तैयार हुए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अगली रेसिपी की तरफ। अब हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी एकदम जूसी मावे की गुजिया। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। परफेक्ट गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसे एक बढ़िया डो तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। आप किसी भी कटोरी से ये नाप ले सकते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच सॉल्ट। नमक ऐड करने से जो गुजिया है उसकी जो स्वीटनेस है वो काफ़ी बैलेंस होती है। तो यहाँ पर 1 चुटकी नमक डालने के बाद मैं इसमें मोइन ऐड करूँगी। तो टोटल जो मुझे मोइन ऐड करना है वो 9 टीस्पून है, लेकिन यहाँ पर जो खाने वाला चम्मच है उससे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी ऐड करेंगे। मोइन के लिए हमेशा आप देशी घी या फिर वनस्पति घी का इस्तेमाल करें। जो हलवाई हैं वो प्रॉपर वनस्पति घी से इसको लगाते हैं, लेकिन घर के लिए बना रहे हैं इसलिए आप इसे देशी घी से ज़रूर बनाइएगा। तो देशी घी डालने के बाद आप इसे बहुत हल्के हाथों से रब कीजिएगा अच्छे से मैदे के साथ में, ताकि जो मैदे के साथ में जो मोइन है वो इवनली कोट हो और आपकी जो खस्ता फ्लेवर है वो इसी पर्टिकुलर ट्रिक से आता है। तो आपको ये जो स्टेप है ये पेशेंस के साथ करना है, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है और बहुत अच्छे से रब करते हुए इस सारे मिक्सचर को रेडी करना है। ये देखिए, जब आप इसे अच्छे से रब करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ब्रेड क्रम्स जैसा हो जाएगा और जब आप इसे हाथ में होल्ड करके देखेंगे तो ये अच्छे से होल्ड भी होने लगता है। ये देखिए, अब मैं इसको गिराऊंगी तो ये आराम से टूटेगा नहीं, बस इतना हमें इसमें मोइन लगाना होता है। तो इसमें मैंने टोटल 9 टीस्पून घी का इस्तेमाल किया है, यानी मोइन का। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधे कप पानी और पानी की मदद से हम इसका एक डो तैयार करेंगे। जो गुजिया का डो होता है वो कभी भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाया जाता है। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे तो आपकी गुजिया काफ़ी ज़्यादा सॉगी बनेगी। तो अगर आपको परफेक्ट हलवाई स्टाइल गुजिया बनानी है तो उसके लिए इसका जो डो है वो थोड़ा सा टाइट ही लगाया जाता है, ताकि जो खस्ता फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आए। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और इसका एक बढ़िया सा डो तैयार कर लें। डो की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छे से प्रेशर देके आपको नीड करना है। नीड करने में लगभग आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ये टाइम वर्थ है। ये देखिए, हमारा जो डो है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो गया और अब हम इसको रेस्ट करने देंगे लगभग 20 मिनट के लिए। मैंने आधे कप से ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया। अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऐड किया है 2 कप चीनी। जितना हमें क्वांटिटी में चीनी लेना है उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया। अब हम इसको गैस पर प्लेस कर देंगे और अब हम इसको बॉईल होने देंगे। जो चाशनी बनाई जाती है गुजिया के लिए वो चाशनी कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, मतलब हमें 1 या 2 तार की चाशनी यहाँ पर नहीं चाहिए। हमें बस इतनी चाशनी चाहिए जितने में शुगर डिज़ोल्व हो जाए और इसमें हल्की सी चिपचिपाहट आ जाए, बस इतनी। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, जिससे हमारी जो चाशनी है उसमें बहुत अच्छा सा इलायची का फ्लेवर आएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है।
अब साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन हलवाई इस तरीके से बनाते हैं, जो प्रॉपर आप मार्केट में खाते हैं उसमें हल्का सा येलो कलर होता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने उसको ऐड किया है। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चाशनी जो है हमारी अच्छे से उसमें हल्की सी चिपचिपाहट आ गई, यानी 1 या 2 तारा भी नहीं बन रहा है, बस चिपचिपाहट लग रही है। इसी मोमेंट पे आपको इस चाशनी को बंद कर देना है, उससे ज़्यादा आपको इसे नहीं पकाना है। बस अब हम तैयार कर लेंगे हमारी फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ऐड किया है 2 बड़े चम्मच देसी घी। इसमें हम डालेंगे कटे हुए नट्स। तो यहाँ पर मैंने लिए थोड़े से अब हम इन सारे नट्स को बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, हल्का गोल्डन कलर आने तक। ये जो नट्स हैं बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, आपके जो फिलिंग है उसमें अच्छा सा क्रंच प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए आप इनको बिल्कुल धीमी आंच पर रोस्ट करके और इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। इसको हम बाद में ऐड करेंगे इस फिलिंग में। तो यहाँ पर इसी सेम पैन में मैंने ऐड किया है 250 ग्राम मावा यानी कि खोया। ये मार्केट का खोया है, आप चाहें तो घर का भी मावा इस्तेमाल कर सकते हैं। घर का मावा तो और भी अच्छा है, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो मावे को मैंने यहाँ पर क्रम्बल करके ऐड किया और इस मावे को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है अच्छे से, ताकि जो मावा है हमारा सॉफ्ट हो जाए और उसका जो घी है वो भी थोड़ा सा बाहर आने लगता है, इतना हम इसे रोस्ट करते हैं। तो इसको धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हम इस मावे को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए मावे का कलर भी थोड़ा सा गोल्डन हो गया है और आप देख सकते हैं इसका जो घी है वो भी ऊपर दिखने लगा है। बस हमें इतना ही इसे रोस्ट करना है। अब हम इसे बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे और इसे प्लेट पर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब इसी सेम पैन में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है गुजिया के फ्लेवर टेस्ट में, तो इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। ये आपकी चॉइस है। जब ये भी हल्का गोल्डन हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। अब जब हमारी मावा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ऐड करेंगे एक बोल में और हल्के से हाथों से इसे अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे, क्योंकि देखिए अभी ये मावा काफ़ी ज़्यादा जम गया, इसमें काफ़ी घी होता है, इसलिए इसे अच्छे से क्रम्बल करना ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोकोनट जो हमने अभी रोस्ट करके रखा था। साथ में हम डालेंगे हमारे नट्स जो हमने रोस्ट किए थे। साथ में हम डालेंगे इलायची का पाउडर आधी छोटी चम्मच और इसके साथ इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी 1/4 कप। आप इसमें चीनी का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैंने ऑलरेडी मुझे चाशनी वाली बनानी है तो इसमें भी काफ़ी शुगर है, इसलिए मैंने 1/4 कप ही चीनी ऐड की। बस अब हमारा डो कर चुका है रेस्ट 20 मिनट के लिए। तो बस अब हम इससे तैयार कर लेते हैं हमारी गुजिया। इसको इस तरीके से रोल करते हुए छोटे छोटे से पहले बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे डो को। उसके बाद एक पेड़ा लेते हुए इस तरीके से बेल लेंगे और इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी मोटी रखी जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो गुजिया हम लोग मार्केट में खाते हैं वो थोड़ी सी थिक होती है और स्पेशली जो आप चाशनी के साथ बनाते हैं उसकी लेयर्स को थोड़ा सा मोटा ही रखा जाता है। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो उसके ऊपर आप देखेंगे बबल्स से आने लगते हैं, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी। तो इस तरीके से हल्का सा मोटा ही मैंने रखा है और इसके कॉर्नर्स पे हम अप्लाई करेंगे पानी और उसके बाद हम फिलिंग को प्लेस करेंगे। तो फिलिंग को आप एक साइड में प्लेस करें और बहुत ज़्यादा फिलिंग एक साथ ना प्लेस करें, जिससे कि आपकी गुजिया तेल में जाते ही फट ना जाए। तो इसीलिए आप इसको बहुत हल्के हाथों से सील कर दें। सील करने के बाद हम इसके साइड्स में अच्छे से इसको अंदर की तरफ टक कर देंगे। तो टक करने का जो मेथड है वो आप देख लीजिए। इस तरीके से हाथ में उठाकर हल्का सा इस तरीके से पुश ऊपर की तरफ पुल करेंगे, अंदर की तरफ मोड़ देंगे। बस यही करते हुए आपको पूरी गुजिया को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बना के दिखाई है आपको, इसी तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे। अगर आपको ये मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप चाहें तो जो गुजिया का सांचा आता है उससे भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको इससे भी करके दिखाती हूँ। आपको इसी तरीके से रोल करना है और पानी अप्लाई करना है, फिलिंग को प्लेस करना है और इसको बंद करके फटाफट से गुजिया को बना लेना है। जो मेथड आपको इजी लगे आप वैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से भी बना के तैयार कर ली। अब हम इन सारी गुजिया को
ऑयल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑयल का टेम्परेचर है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। और अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर स्विच कर देंगे गैस को, और लो फ्लेम पर हमें इस गुजिया को तब तक पकाना है जब तक कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अगर आप गुजिया को तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये गुजिया अंदर से कच्ची रह जाएगी और टेस्ट भी उतना बढ़िया नहीं आएगा। तो इसका जो सीक्रेट है वो यही है कि आपको बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पकाना है तब तक जब तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाए। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इसे ऑयल में डालेंगे तो ये अच्छे से फूलने लग जाती है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है इसका। एक बार इस तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, हम इनको अलट पलट करके चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। और जब ये अच्छे से इसमें बबल्स भी आप देखेंगे काफ़ी कम हो जाएंगे, अपने आप से थोड़ी सी ऊपर से उठ के आ जाएंगी, तो आप देखिए इनमें इस तरीके का गोल्डन कलर आ जाएगा जब आप इसे लो फ्लेम पर सेकेंगे। तो बस इन गुजिया को हम निकाल लेंगे फटाफट से। और अब हमें इन्हें डाल देना है चाशनी में जो हमने अभी प्रिपेयर करके रखी थी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप इतनी गुजिया बनाने के बाद चाशनी में डिप करें तो चाशनी का जो टेम्परेचर है वो हल्का सा वार्म होना चाहिए, यानी चाशनी कभी तेज़ गर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडी। अगर वो वार्म होगी तो उसमें सिरप जो है वो अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही बढ़िया आपकी जो गुजिया है वो बनके तैयार होगी। बस अब हमें इसे शुगर सिरप में रहने देना है लगभग 4 से 5 मिनट, और आप थोड़ा सा अलट पलट कर लें ताकि जो गुजिया है वो अच्छे से शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरीके से जो बाकी हमने गुजिया बना के प्रिपेयर की थी उनको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी जो गुजिया है जो ने हमें सोक किया था वो अच्छे से सोक हो चुकी है। 4 से 5 मिनट के बाद हम इनको एक छन्नी पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्सेस चाशनी है वो नीचे निकल जाए और हमारी एकदम जूसी गुजिया बनके हो गई है बिल्कुल तैयार। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान से प्रसादम बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अगली रेसिपी की तरफ जहाँ पे हम तैयार करेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वृंदावन की फेमस केसरी जलेबी। देखते इसको कैसे बनाते हैं। इस जलेबी को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ऐड किया है 2 कप जितनी चीनी। जितनी क्वांटिटी में आपने चीनी ली है उसका आधा रेशियो में आपको यहाँ पर पानी डालना है। तो यहाँ पर 1 कप जितना मैं पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे केसर, क्योंकि हम केसरी जलेबी बना रहे हैं इसलिए अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर केसर डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे गैस के ऊपर रख देंगे ताकि ये चीनी अच्छी तरह से इस पानी के साथ डिसॉल्व हो जाए। देखिए मैंने इसे गैस पर रख दिया है और अच्छी तरह से चीनी इसमें घुल चुकी है। इसका गैस का फ्लेम मैंने इस समय हाई टू मीडियम के बीच रखा हुआ है। अब जलेबी में बढ़िया कलर लाने के लिए मैं यहाँ पर 1 पिंच जितना येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप बिना कलर के भी बना सकते हैं और केसर से भी इसमें अच्छा खासा कलर आ ही जाता है। चाशनी को उबलते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। वो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमें जलेबी बनाने के लिए एकदम परफेक्ट चाशनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक तार बनना शुरू ही हुआ है। हमें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं रखनी। देखिए बहुत ही लाइट सा तार बन रहा है, मतलब हल्की सी चिपचिपाहट भी है और एकदम कमज़ोर सी तार बन रही है। बस इसी टाइम पे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस चाशनी को एक साइड रख लेंगे। ये चाशनी बन के तैयार है। वह हम हमारे बैटर तैयार कर लेते हैं। आज हम यहाँ पर खमीर वाली जलेबी बना रहे हैं जो ऑथेंटिक तरीका है जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जितना मैदा। मैदे को अच्छी तरह से भर लिया है कप में और ग्राम्स में देखेंगे तो लगभग 150 ग्राम जितनी मैदा है। इसे हम एक बोल में डाल देंगे। अब हम इस मैदे के साथ में पानी को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है पहले आधे कप जितना पानी। पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और इस तरीके से पानी के साथ इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर आधे कप जितना पानी लिया है। ज़रूरत लगती है तो यहाँ पर और पानी डालेंगे। तो आधे कप पानी पूरा लग चुका है। अब हम इसमें आधे कप पानी और लेंगे और थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते हुए इसका एक स्मूथ घोल तैयार करेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें कहीं पर भी कोई लम्स नहीं रह गए। इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में ताकि हमारी मैदा एकदम स्मूथ हो जाए। जब आपकी मैदा एकदम स्मूथ हो जाएगी तब हमें इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। तो इसे लगभग हम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मैदा है अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। मैं इसको ढक देती हूँ। ढकने के बाद आप इसे किसी गर्म जगह पर रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो। 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। ये देखिए आपको इसके सरफेस पर छोटे छोटे से बबल से नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो खमीर है वो पूरी परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। आपको हल्की सी स्मेल भी इस मैदे में लगेगी, हल्की सी खटास जैसी स्मेल आ जाती है इसमें। इसका मतलब है ये मैदा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फर्मेंट हुआ है। बस अब ये बिल्कुल तैयार है हमारी जलेबी बनाने के लिए। लेकिन अभी देखिए घोल काफ़ी पतला है। इतने पतले से तो हम जलेबी नहीं बना पाएंगे, इसलिए अब हम क्या करेंगे इस खमीर में थोड़ा सा मैदा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधे कप जितना मैदा। ग्राम्स में देखेंगे तो लगभग 60 ग्राम जितना मैदा है, ये हम इसमें डाल देंगे।
मैदा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए आपको इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब आप देखिए, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसमें मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आधे कप में ये सफिशिएंट था तो मैंने इसके लिए और नहीं डाला है। ये देखिए, अब आपको जो मैदा है उसमें देखिए इस तरीके से जाल जैसा दिखेगा। जब आप इसे घुमाएंगे ना तो ये काफ़ी स्टिकी जैसा है। ये देखिए, इसका मतलब है हमारा खमीर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। और आप देखिए, अब जब आप इसे उठाएंगे ना तो काफ़ी स्टिकी सा ये तैयार हुआ है। इसका मतलब हमारा जलेबी का बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल पोरिंग होना चाहिए ताकि आप आसानी से जलेबी को रोल कर सकें। बस अब हम इसे भरते हैं एक पाइपिंग बैग में और उसके बाद इसकी जलेबी बनानी शुरू करते हैं। मैंने इसको पाइपिंग बैग में भर लिया है। आगे से भी हम पाइपिंग बैग को कट नहीं करेंगे। भरने के बाद जब हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे उसके बाद इसको कट करेंगे। अच्छी तरह से ऊपर से भी सील कर लें ताकि आपको इसे बनाने में आसानी हो। अब क्योंकि हम वृंदावन की फेमस जलेबी बना रहे हैं तो उसमें देसी घी में ही इस जलेबी का स्वाद बढ़िया आता है। मैंने यहाँ पर एक फ्लैट यानी चपटा बर्तन लिया है जिसके अंदर मैंने देसी घी को अच्छी तरह से फिल करके इसे गर्म कर लिया है। तेल कितना गर्म है ये पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले इस कोन को कट कर लेंगे और थोड़े से बैटर को डाल करके देखेंगे। ये देखिए, जब मैं यहाँ पर बैटर को डाला है तो एकदम से ये फूल करके ऊपर नहीं आया है। इसका मतलब है घी अभी काफ़ी ठंडा है तो इसे हल्का अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, यानी कि इसमें मीडियम हॉट होना चाहिए गर्म, तभी आपकी जलेबी एकदम बढ़िया और फूली फूली बनेगी। अगर आप ठंडे घी में इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा, जलेबी एक साइड से एकदम चपटी सी हो जाएगी और देखने में और खाने में वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, इसका जो परफेक्ट टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। देखिए, घी हमारा इतना गर्म है जिसमें मैं जब इस जलेबी को रोल कर रही हूँ तो देखिए फटाफट से फूल करके ऊपर भी आ रही है, लेकिन एकदम इतना तेज़ भी नहीं है जिसमें मैं आसानी से इसको रोल ना कर पाऊँ, क्योंकि तेल अगर या घी ज़्यादा गर्म होगा तो आप इसे आसानी से बना नहीं पाएंगे, आपको ज़्यादा हीट महसूस होगी हाथों पर। तो बस इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इससे आपकी जलेबी एकदम परफेक्ट फूलेगी। और जब जलेबी बढ़िया से फूलेगी तो उसके अंदर तक चाशनी भी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगी। देखिए हमारी जलेबी कितनी बढ़िया से फूल करके तैयार हो रही है। और वृंदावन में तो कुरकुरी सी जलेबियों का स्वाद ही एकदम निराला होता है। तो हम इन्हें बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे, मतलब दोनों साइड से अच्छा सा हल्का सा कलर आ जाएगा, इतना देर से सेकना है। गैस का फ्लेम आपको इस समय पर मीडियम टू लो के बीच रखना है, एकदम लो भी नहीं रखना है क्योंकि ज़्यादा लो पे क्या होगा, ज़्यादा जलेबी कड़ी हो जाती है। मीडियम रखिए और इसे दोनों साइड से अच्छा कलर आने तक सेक लीजिए। जब जलेबी आपको गोल्डन से दिखने लगे बस इसको इस तरीके से निकालते जाइए एक चिमटे की मदद से और इसको हमारी तैयार की हुई चाशनी में डिप कर दीजिए। चाशनी ध्यान रखिए, जब आप उसमें जलेबी को डिप कर रहे हो तो आपकी जो चाशनी है वो हल्की सी गर्म होनी चाहिए, मतलब बहुत गर्म नहीं। ज़्यादा गर्म में अगर आप डाल देंगे तो चाशनी में जलेबी डालते एकदम सौगी हो जाएगी, यानी सॉफ्ट पड़ जाएगी। हल्की सी गर्माहट होनी चाहिए और इस चाशनी में हम अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे दोनों तरफ से। देखिए अब इस चाशनी में ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं छोड़ना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे, बस सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए इनको रखेंगे इस चाशनी के अंदर। इस तरीके से हल्का सा टॉस कर लेंगे और बस आप इसको निकाल लीजिए। इसे गर्मा गर्म जलेबी को सर्व कीजिए। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। केसर वाली जलेबी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसी तरीके से हम बाकी के अपने जो जलेबी है उसको भी तैयार कर लेते हैं और ये जलेबी बहुत ही लाजवाब है। आप एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके देखिएगा। इंस्टेंट जलेबी से वो बात नहीं आती है जो इस प्रॉपर खमीर वाली जलेबी में आती है। तो आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बेहद पसंद आएगी। तो इसी तरीके से हम अपनी बाकी की सारी जलेबियों को भी तैयार कर लेते हैं। हमारा टेस्टी सा प्रसादम बन के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अगली रेसिपी की तरफ, जहाँ पे हम तैयार करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट एकदम दानेदार बेसन के लड्डू। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बेसन के लड्डू में हम हमेशा देशी घी का इस्तेमाल करते हैं और आप भी इसे घी से ही बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। घी को हमें यहाँ पर मेल्ट करके यूज़ करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर घी को मेल्ट कर लिया है और मेल्ट करने के बाद आधा कप वाले मेजरिंग कप में भर लिया है। अब इसमें से मैं लगभग 4 से 5 चम्मच जितना घी इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल हमारा खाने वाला चम्मच होता है ना, उसी से मैं माप ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच जितना जीरा। जीरा डालना इस लड्डू में बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे बिल्कुल से स्किप कर सकते हैं, पर जीरा डालने से इस लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं हमेशा इन लड्डू में डालना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने यूज किया है। अब दानेदार लड्डू बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है बेसन की क्वालिटी। अगर आपके पास दानेदार बेसन है तो बेशक आपके लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, लेकिन अगर नहीं है, जैसे कि मेरे पास पैकेट वाला बेसन है, तो उसको दानेदार टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी 1/3 कप जितनी सूजी का। सूजी का रेशियो बेसन के हिसाब से ही रखना है, तो मैंने यहाँ पर यूज की 1/3 कप जितनी सूजी। और हम बेसन का जो रेशियो लेंगे वो लेंगे 250 ग्राम के जितना। तो 250 ग्राम जितने बेसन में अगर वो बारीक वाला है तो 1/3 कप जितनी सूजी डाली जा सकती है।
सूजी यहाँ पर बिल्कुल बारीक वाली इस्तेमाल करनी है, बहुत मोटी सूजी यहाँ पर नहीं यूज़ करनी। सूजी को हमें घी के साथ में अच्छी तरह से रोस्ट करना है जब तक इसका रंग इस तरीके का नहीं हो जाता। जब सूजी हल्की सी भुन जाएगी उसके बाद ही हम यहाँ पर बेसन ऐड करेंगे। बेसन डालने के बाद हमारा जो बचा हुआ घी था आधे कप में, वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और इस बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये बचा हुआ घी डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप देखिए अभी भी जो बेसन है वो थोड़ा सा ड्राई ही है। अब बात करते हैं कि बेसन में घी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखिए घी की मात्रा बिल्कुल डिपेंड करती है बेसन की क्वालिटी के ऊपर। अगर ज्यादा मोटा पिसा हुआ बेसन होता है तो उसमें घी बिल्कुल बराबर का लगता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर पैकेट वाला बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल बराबर का घी लगे। इसीलिए आप घी को इस तरीके से मेल्ट करके थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए। देखिए मैंने आधे कप जितना घी डाल दिया था। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए बेसन का टेक्सचर थोड़ा सा दानेदार सा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा आधा कप जितना घी और मेल्ट करके ले लेंगे। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बेसन के लड्डू को दानेदार बनाने के पीछे बेसन की परफेक्ट भुनाई। अगर बेसन अच्छी तरह से भुना नहीं होगा तो लड्डू खाने के बाद मुंह में चिपकता है और बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बने, इसके लिए आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए। बेसन को ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है वरना ये आसानी से जलने लगेगा। एक और ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है कि बेसन को भूनने के लिए आपको कोई भारी तले की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। पतले तले का बर्तन होगा तो बेसन बहुत जल्दी से जलने लगेगा। तो इसीलिए इस खास बात का ध्यान रखते हुए मोटे तले की कढ़ाई में इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए भूनना है। अब देखिए बेसन में अच्छा खासा घी हम ऐड कर चुके हैं। थोड़ा सा घी बचा है, ये मैं बाद में ऐड करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट करते जाएंगे। और बेसन को भुनने में यानी इतने बेसन को भुनने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है लो फ्लेम पर। तो बस इस तरीके से चलाते हुए देखिए बेसन अच्छी तरह से कलर में चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ घी रखा था वो भी ऐड कर देंगे और अब हम उसके साथ में इसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। तो बचा हुआ घी भी मैं डाल देती हूँ और इस तरीके से इसे मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे बेसन भुनना शुरू हो गया है इसके अंदर से घी रिलीज होने लगा है। और अब देखिए बेसन की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इस तरीके से हो गई जिसे मैं बहुत आसानी से चला पा रही हूँ। इतना घी इसमें परफेक्ट रहता है क्योंकि अभी हम इसमें बूरा या चीनी वगैरह भी ऐड करने वाले हैं, तो इसीलिए बस इतनी कंसिस्टेंसी तक आपको घी ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चेंज हो चुका है। बेसन बहुत ही अच्छी तरह से भुन करके तैयार हो गया है। पहली जो इसकी पहचान है वो ये होती है इसका कलर बिल्कुल बिस्किट के जैसा हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे पार्ले जी बिस्किट का कलर होता है ना, हल्का सा ये ब्राउन कलर का, बिल्कुल वैसा सा कलर हो गया है। साथ ही साथ इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाती है। तो यही दो पहचान है। इस स्टेज तक आपको बेसन को भूनना ही भूनना है। अगर बेसन कच्चा रहेगा तो बढ़िया टेस्ट नहीं देगा। ये देखिए बेसन में अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इस बेसन को हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए ही ठंडा करेंगे जिससे बेसन ओवर रोस्ट ना हो जाए, क्योंकि अभी इसमें अच्छा खासा गर्माहट है जिसके कारण ये और भी ज्यादा ब्राउन हो सकता है। या चाहे तो आप इसे किसी दूसरी प्लेट पर निकाल करके इसे ठंडा कर लें या फिर इस कढ़ाई में लगातार चलाते हुए पंखे के नीचे इसको ठंडा कर लें। हाँ, इसको फ्रिज में आपको नहीं रखना है। बेसन को हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका और इसका कलर देख सकते हैं आप, बहुत ही परफेक्ट आया है। ये लड्डू बिल्कुल भी मुंह में नहीं चिपकेगा और बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर देगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी सीक्रेट की। अब इस भुने हुए बेसन में हम ऐड करेंगे मिठास। तो मिठास के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बूरा शक्कर का। ये बूरा शक्कर मैंने घर में तैयार की है, वैसे ये मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको इस रेसिपी के लिए बूरा शक्कर का ही यूज करना है जो कि काफी दानेदार टेक्सचर के साथ मिलती है। इसके लिए आप पिसी हुई चीनी का यूज मत कीजिएगा क्योंकि उससे जो है दानेदार टेक्सचर कभी भी नहीं आएगा आपकी इस लड्डुओं में। दानेदार टेक्सचर के लिए आपको बूरा शक्कर का ही इस्तेमाल करना होता है। शक्कर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है बेसन के साथ में और उसके बाद फटाफट से हम इन लड्डू को बांध करके तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सारे जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट रहा है। इसके कारण आप देख सकते हैं लड्डू एक प्रॉपर शेप होल्ड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस लड्डू को मैं प्लेट पर रखूंगी तो ये चपटा हो जाएगा। लड्डू चपटा इसीलिए होता है क्योंकि जब उसमें घी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है जिसके कारण लड्डू प्रॉपर शेप होल्ड नहीं कर पाता। और यहाँ पर देखिए हमारा लड्डू बिल्कुल परफेक्ट है जिसके कारण ये परफेक्टली शेप भी होल्ड कर रहा है। इसी तरीके से हम अपने बाकी के सारे बेसन के लड्डू को बांध लेंगे और यहाँ पर इस रेसिपी को यूज करके लगभग 19 से 20 लड्डू आसानी से बनाए जा सकते
तो मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अगली रेसिपी की तरफ, जहाँ पे हम तैयार करेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मालपुआ की रेसिपी। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इस भोग प्रसाद को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा सा कम गेहूं का आटा। यहाँ पर जो गेहूं का आटा हमें इस्तेमाल करना है उसे आप अच्छी तरह से बारीक वाली छन्नी से छानने के बाद ही इस्तेमाल करिएगा, यानी आटे में बहुत ज्यादा चोकर वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। साथ में हम ऐड करेंगे 1/4 कप जितना सूजी यानी कि सेमोलिना। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितना कुटी हुई इलायची का पाउडर, और उसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए सौंफ। मैंने यहाँ पर सौंफ को कूट करके ऐड किया है, आप चाहें तो सौंफ का पाउडर भी आधी छोटी चम्मच जितना डाल सकते हैं। साथ में 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल करके इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप जितना दूध यहाँ पर मैं पहले से उबला हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप इसके लिए बफेलो या काऊ मिल्क कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दूध डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ऐसा करने से इसमें गांठें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और हमें एकदम स्मूथ सा बैटर मिल जाएगा। यहाँ पर जो दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो एकदम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है, यानी कि इस रेसिपी के लिए आपको तेज़ गर्म या फिर तेज़ ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर डायरेक्ट फ्रिज में रखा हुआ दूध है तो आप उसे हल्का सा ल्यूकवार्म कर लें, यानी कि हल्की सी गुनगुनाहट हो तब आप उसे यूज़ करें, तो उससे आसानी से ये बैटर बिल्कुल लम्प फ्री तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं 1 कप जितना दूध ऐड कर चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ पर दूध थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1/4 कप के जितना दूध इसमें और ऐड किया। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसी तरीके से एक डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए हमारा स्मूथ सा बैटर ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुका है। बचा हुआ 1/4 कप जितना दूध मैंने पूरा ऐड कर दिया है, और ये देखिए हमारा इस तरीके से गाढ़ा सा घोल बनके तैयार हो गया है, जिसमें कोई भी गांठें गुठलियां नहीं है। और ऐसा ही घोल आपको तैयार करना है इस मालपुआ के लिए। ये देखिए हमारा इस तरीके से स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। इस रेसिपी में दूध की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है आटे की क्वालिटी के ऊपर। अगर आटा ज़्यादा मोटा पिसा हुआ होता है तो कई बार दूध थोड़ा ज़्यादा भी लगता है। चलिए अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है 2 बड़े चम्मच जितनी मलाई। यहाँ पर जो दूध के ऊपर की फ्रेश मलाई होती है वही हमें इस्तेमाल करनी है, और इस तरीके से हल्का सा मलाई को फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इस हमारे बैटर में ऐड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो मालपुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होगा, और जितना सॉफ्ट मालपुआ होता है जब आप उसे चाशनी में डिप करते हैं तो वो फटाफट से जूस को एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर से एकदम जूसी बनके तैयार होता है। चलिए बैटर हमारा तैयार है, इसको हम ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट तक के लिए रेस्ट देंगे ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। तब तक हमारा बैटर रेडी हो रहा है, तब तक हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप जितनी चीनी। तो जिस कप से हमने यहाँ पर आटे का नाप लिया था बस उसी कप से भर करके यहाँ पर चीनी डाल दी है, और जितना हमने चीनी डाला है उसी कप या कटोरी से नाप करके आप 1 कप भर करके पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। ये देखिए इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है, चीनी अच्छी तरह से पानी में घुल चुकी है। इस टाइम पे हम यहाँ पर थोड़े से केसर के धागे ऐड करेंगे। ये डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना केसर के भी मालपुआ तैयार कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि इससे बढ़िया सा इसमें कलर आ जाएगा, और आप चाहें अगर प्रेफर करते हैं फूड कलर खाना तो आप यहाँ पर 1 चुटकी जितना लेमन येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। केसर डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से उबलने देंगे पानी के साथ, जिससे केसर का बढ़िया सा रंग आ जाए। उसके साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए गुलाब जल ऐड करेंगे। गुलाब जल डालने से इस चाशनी में बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी गुलाब की खुशबू आती है। ये डालना भी इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें सिर्फ एक इलायची को खोल करके भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, इलायची का बढ़िया सा खुशबू जो है हमारी इस चाशनी में आ जाएगी। मालपुआ बनाने के लिए जो चाशनी तैयार की जाती है वो एकदम पतली चाशनी होती है, मतलब चाशनी में चिपचिपाहट होनी चाहिए लेकिन 1 या 2 तार बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। तो ये देखिए हमारी चाशनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई अभी तार नहीं बन रहा है। इस तरीके से फिंगर के बीच आप छू करके देखेंगे तो आपको अच्छी चिपचिपाहट महसूस हो रही है। तो बस इस तरीके की हमें चाशनी तैयार करनी है। चीनी को उबलने के बाद लगभग आधे से 1 मिनट मैंने इसे और कुक किया है। ये चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है, इसको हम साइड में रखते हैं और अब हमारे बैटर को चेक कर लेते हैं जो हमने मालपुआ के लिए तैयार करके रखा था। तो सूजी ने अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। हम यहाँ पर थोड़ा सा दूध डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को कुछ इस तरीके का कर लेंगे। ये देखिए आप, मैंने 1/4 कप के जितना दूध और ऐड किया है। दूध ज़रूरी नहीं है कि आपको 1/4 कप जितना और लगे, तो आप इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी को गिरा करके देख लीजिए। ये देखिए ऊपर से जब आप इसको गिराएंगे तो एक धार में ये बैटर गिरना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा टूट के नहीं गिरना चाहिए। इस तरीके का पतला बैटर हमें मालपुआ के लिए तैयार करना है। तो बैटर हमारा तैयार है, चलिए फटाफट से हमारे मालपुआ को फ्राई कर लेते हैं। चलिए मालपुआ को फ्राई करने के लिए हमें इस तरीके के फ्लैट बर्तन का इस्तेमाल करना है। कोई भी चपटे तले का बर्तन होगा तो उसमें मालपुआ आप एक बार में ज्यादा फ्राई कर पाएंगे। तो कोई इस
तरीके का पैन ले लें या फिर घर में कोई कढ़ाई हो जो चपटे तले की हो, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने यहाँ पर इस पैन में घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। मैं इसे भोग प्रसाद के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने देशी घी का इस्तेमाल किया। आप इसे तलने के लिए रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी और स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऑयल ना यूज करके कोई भी दूसरा ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इस तरीके से छोटा सा ड्रॉप डाल के चेक करेंगे। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसमें छोटी सी एक बूंद डाली है, ये आसानी से एकदम अच्छे से बबल्स के साथ ऊपर उठ के आ रही है। तो इतने गर्म तेल में कभी भी आपको मालपुआ को फ्राई नहीं करना है। गर्म तेल में अगर आपने मालपुआ डाल दिया तो वो फटाफट से फूल कर पूड़ी की तरह ऊपर आने लगेगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मालपुआ तलने के लिए जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मीडियम हॉट होना चाहिए, यानी हल्की गर्माहट होनी चाहिए तेल के अंदर। फ्लेम बिल्कुल मैंने लो कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक मालपुआ को इस तरीके से डालूंगी। एक बार करछी में अच्छा खासा बैटर मैंने भर लिया और उसके बाद एक ही जगह पर हम इस तरीके से डाल देंगे बैटर को, गैस के फ्लेम को लो रखते हुए, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ तेल या घी होगा तो आप ऊपर से डालने में आपको डिफिकल्टी आएगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम कर दें और इस तरीके से एक बैटर को एक ही जगह पर डाल दें। इस तरीके से फिर से मैंने एक पूरा स्पून अच्छी तरह से भर लिया और फिर से मैं एक जगह पर इस तरीके से बैटर को डालती जाऊंगी। आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, सेंटर में ही इस तरीके से बैटर को डाल देना है। ये मालपुआ ऊपर से भी अच्छी तरह से सिक जाए, इसके लिए हम हल्के हल्के से इसके ऊपर तेल इस तरीके से डालते रहेंगे और ऐसा करने से मालपुआ बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है। फ्लेम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे वरना ये आसानी से फूल जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखें। तो ये देखिए, एक बार ये हल्का सा सिक चुका है एक साइड से। अब हम बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करते समय बहुत खास ध्यान रखें, क्योंकि हमने यहाँ पर चपटे तले का पैन इस्तेमाल किया जो कि बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तो बस तिल के छींटे आपके ऊपर ना आए। बहुत ही हल्के हाथों से इसको इस तरीके से टर्न कर दें और दूसरी साइड से भी हम अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे मालपुआ अच्छी तरह से सिक चुके हैं, इसके ऊपर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है जो हमने पहले बैच डाला था। तो बस अब हम इसे गर्मा गर्म में घी से निकाल लेंगे और इस तरीके से हम इसे फटाफट से निकालने के बाद हमारी तैयार की हुई चाशनी में डिप कर देंगे। चाशनी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। अगर चाशनी ज़्यादा ठंडी हो गई तो उसे हल्का सा लिक्वार्म कर लें। उसके बाद ही हमारे तैयार किए हुए मालपुआ को उसमें फटाफट से डिप कर दें। ऐसा करने से मालपुआ जल्दी से शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बना रहेगा। चाशनी में डालने के बाद आपको इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी चाशनी में रहने देना है ताकि अच्छी तरह से शुगर सिरप को एब्जॉर्ब करे और ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे। बस 1 से 2 मिनट के बाद इसको हम निकाल करके सर्व कर लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी के मालपुए को भी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए, अगर आपने इसने मालपुए को तेज आंच पर फ्राई कर दिया तो मालपुआ इस तरीके से पूड़ी की तरह फूल जाता है। अच्छे मालपुए की इंडिकेशन नहीं होती है, क्योंकि मालपुआ पूड़ी नहीं होता है, ये मालपुआ होता है। ये फूलना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से वहीं पर सॉफ्ट भी होना चाहिए। तो एकदम रसीला मालपुआ प्रसादम बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अगली रेसिपी की तरफ, जहाँ पे हम तैयार करेंगे दूध पेड़ा। वो भी बहुत आसान स्टेप्स के साथ। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधे लीटर जितना दूध, जो कि मेरे पास पहले से उबला हुआ रखा था। आप इस रेसिपी के लिए कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पर जो दूध इस्तेमाल करी हूँ ये लो फैट मिल्क है, यानी गाय का दूध है। आप इस रेसिपी के लिए कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फुल फैट मिल्क ही लें। उसके बाद भी देखिएगा आप इस मिठाई का टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट आएगा। अगर आपने यहाँ पर कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है तो एक बार आप उसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से उबाल दें। उबाल देने के बाद आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर दें और इस तरीके से चलाते रहें बीच बीच में। मैंने यहाँ पर पहले से उबला हुआ दूध इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने इसे हल्का सा बस गर्म किया है। गर्म करने के बाद मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपने कच्चा इस्तेमाल किया था तो आप उसे उबाल आने के बाद यहाँ पर चीनी डाल सकते हैं। 1/4 कप की जितनी चीनी डाल करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से दूध के साथ में मिक्स हो जाए। अब दूध से जब हम मावा तैयार करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और घंटों आपको उसे बीच बीच में स्टर करते रहना होता है। और जब लो फ्लेम पर ज़्यादा देर मावा पकता है तो उससे रंग भी उसका काफ़ी डार्क आता है। तो ये देखिए, ये है हमारा खास इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसको हम ऐड करने से हमारा काम मिनटों में हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक घर वाली जो चम्मच होती है ना, इससे नाप करके 1 चम्मच भर करके कॉर्नफ्लोर ले लिया है। कॉर्नफ्लोर जो इस तरीके के पैकेट्स में बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है और चाइनीज़ खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही कॉर्नफ्लोर हमने लेना है 1 चम्मच भर करके एक कटोरी में, और उसमें जो हमारा ये दूध गर्म हो रहा है ना, इसको डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए, इसमें कहीं लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। अब हमारा ये कॉर्नफ्लोर वाला और दूध वाला जो मिक्सचर है ना, ये हम इसमें डालेंगे और ये डालने के बाद हम फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये डालने के बाद आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है वरना इसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो बस आपको इस तरीके से लगातार चलाते रहना है। हलवाई लोग भी इस सीक्रेट का इस्तेमाल करते हैं और जब भी मावा या इस तरीके का जो वाइट मावा है ये बनाते हैं तो इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्नफ्लोर डालने का क्या फायदा होता है, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर क्या करेगा, इस दूध को जल्दी से थिक करने में हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे अगर हम दूध को पकाने बैठेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद आपको गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच ही रखना है और इसको लगातार इस तरीके से चलाते हुए पकाना है।
तो आपका काम और भी आसानी से हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपको इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है सतह से जाकर चिपक जाएगा और उसके कारण आपकी मिठाई का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए पका लीजिए। देखिए कुछ ही टाइम में आप देखेंगे एकदम गाढ़ी सी मलाई सी ऊपर जमनी शुरू हो जाएगी। और देखिए अभी दूध कितना पतला था, हमने गाय के दूध का इस्तेमाल किया था, और अभी कितनी ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी पे आ चुका है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये दूध एकदम गाढ़ी स्टेज पे नहीं आ जाता, यानी जो मावे वाली स्टेज है वहां तक हमें इसे कुक करना है। अब देखिए दूध काफी ज्यादा थिक हो चुका है, इसमें इस तरीके से बबल्स जैसे उठने लगे हैं। इस टाइम पे आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को लो मीडियम के बीच कर देना है, क्योंकि अब अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो दूध बहुत जल्दी सतह से जलेगा और इससे क्या होगा, एक जला जला सा टेस्ट आएगा आपकी मिठाई में। ये देखिए दूध हमारा मावे वाली स्टेज पे पहुंच चुका है, लेकिन इस टाइम पे आप देख सकते हैं ये जो मावा है ये काफी ज्यादा स्टिकी है, क्योंकि हमने इसमें चीनी को साथ में पकाया है। तो अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, 1 चम्मच जितना देशी घी ऐड कर देंगे, बस 1 छोटे चम्मच जितना डालना है, जिससे क्या होगा ये मावा एकदम स्मूथ हो जाएगा और ये बिल्कुल भी पैन से नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए मैं इसे डाल करके अच्छी तरह से थोड़ी देर और कुक कर लूंगी, जिससे ये एकदम टाइट स्टेज पे आ जाए, यानी इस तरीके से चिपकना बंद ना कर दे। इतनी देर हम इसे और पका लेंगे। तो अब देखिए मावा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम चिपक नहीं रहा है पैन से, एक जगह इकट्ठा सा हो गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। अभी हम इस डायरेक्टली इस मावा से मिठाई नहीं बना पाएंगे, तो इसीलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल करके अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। गर्मा गर्म में मावा थोड़ा सा स्टिकी होता है और काफी लूज होता है, लेकिन जैसे ही आप इसे फ्रिज में रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ये आसानी से सेट हो जाएगा और थोड़ा सा इस तरीके से टाइट हो जाएगा, जिससे आप आसानी से रोल कर पाएंगे। जैसा मन चाहे आप इसे रोल कर सकते हैं। देखिए मावे को मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और ये देखिए आसानी से एकदम फर्म हो गया है। तो जितने बड़े शेप के आपको यहाँ पर मिठाई बनानी है उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको पेड़े का शेप दिया है, आप इसे मन चाहा रोल बना सकते हैं या जो भी शेप चाहें वो दे सकते हैं। ये देखिए आप चाहे इस तरीके से बना लीजिए। तो एक सेम साइज के बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक छोटा ढक्कन ले लिया है और इसमें मैं इस तरीके से इसको फिल करूंगी। जो भी एक्स्ट्रा होगा मावा उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मावा अभी भी हाथों पे हल्का हल्का चिपक रहा है, तो आप हल्का सा इसमें हाथों पे ग्रीजिंग कर लीजिए घी से, ताकि आप आसानी से इस मिठाई को बना सकें। क्योंकि हमने इसमें चीनी ऐड की तो थोड़ा सा स्टिकी होता है ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिए अब मैं इसको इस तरीके से निकाल लूंगी और बिना कोई स्पेशल मशीन या पेड़ा प्रेस के आप बेहद आसानी से ये बना पाएंगे। तो आप चाहें तो इस तरीके से इसको प्लेन भी रख सकते हैं या फिर चाहे तो ऊपर फोक के साथ डिजाइन बना सकते हैं। मेरे पास इस तरीके के फॉन्डेंट कटर्स हैं, क्योंकि मैं यूजुअली केक्स वगैरह बनाती हूँ, तो मेरे पास ये कटर रखे हुए थे, तो मैंने इसका इस्तेमाल करके इसके ऊपर इस तरीके से प्रिंट कर लिया है। ये कटर बहुत आसानी से बहुत रीजनेबल रेट में आपको मिल जाते हैं और इनसे दोनों काम हो जाते हैं। मतलब आप इसे केक की कटिंग यानी डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, फॉन्डेंट को कट करने के लिए, और इस तरीके से इस पे प्रिंट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे पेड़े को तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा एक और प्रसादम बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये 6 आसान सी रेसिपीज पसंद आई होंगी। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।